शिमले में भी अपनी कश्मीरी मुजाहिदीन की सुराग रसानी का निजाम हैरत अंगेज और हौसला अफजा था। अपने महदूद और मखदूश हालात के बावजूद वहाँ जितने भी कश्मीरी मुजाहिद खुफिया तौर पर काम कर रहे थे, उन्होंने हर किस्म का छोटा असलहा और दूसरा कमांडो मिशन में काम आने वाला सामान अपनी खुफिया कमी गाहों में छुपा कर रखा हुआ था। दूसरा दिन भी मैंने और कमांडो औरंगजेब ने शिमले के गैराबाद पहाड़ी इलाके में घूम फिर कर गुजार दिया। हम शिमले के शहर की आबादी से दूर रहना चाहते थे। सूरज गुरूब होते ही हम वापस कब्रिस्तान वाले केबिन में आकर शम्स ख्वाजा का इंतजार करने लगे। वो रात के पहले पहर आया। हमने ताबूतों के पास मोमबत्ती रोशन कर रखी थी। वो आकर हमारे पास बैठ गया। उसने अपनी वॉस्कट की जेब में से तय किया हुआ एक कागज निकाल कर खोला और उसे हमारे सामने रख दिया। इस कागज पर पेंसिल से एक नक्शा बना हुआ था। उसने कहा, औरंगजेब, ये ब्रिगेडियर श्याम प्रसाद के बंगले का अंदरूनी नक्शा है। हमारे खास आदमी की जो रिश्तेदार औरत ब्रिगेडियर के घर में काम करती है, मैं खुद उसके घर में जाकर उसे मिला हूँ और उसकी बताए हुए मालूमात की रोशनी में मैंने खुद ये नक्शा तैयार किया है। ये देखो, ये बंगले के अकब का हिस्सा है। यहाँ कोई दरवाजा नहीं है। बंगले के गिर्द कोई 12 फुट ऊंची पथरीली दीवार है। यहाँ बाग का लॉन है। ये 3 कमरे जो तुम देख रहे हो, ये तीनों बेडरूम हैं। एक बेडरूम में ब्रिगेडियर मुखर्जी और उसकी बीवी सोते हैं। ये साथ वाला बेडरूम जो है, इसमें ब्रिगेडियर की दोनों छोटी बेटियां सोती हैं। और ये जो कोने वाला बेडरूम है, ये ब्रिगेडियर की बड़ी बेटी उर्मिला का है। इसके बारे में उस औरत ने बताया है कि वो रात को 10 बजे अपने बेडरूम में आ जाती है। बेडरूम में वो रात के 11 बजे तक किताबें पढ़ती है। उसके बाद सो जाती है, मगर उसके सरहाने की तपाई पर रखा हुआ टेबल लैंप सारी रात रोशन रहता है। उसकी रोशनी बहुत हल्की होती है। बागीचे से उर्मिला के बेडरूम में जाने का कोई दरवाजा नहीं है। सिर्फ उसके बाथरूम की खिड़की है जो अंदर से बंद रखी जाती है। वहाँ काम करने वाली अपने गिरोह की औरत ने वादा किया है कि जिस रात तुम्हें अपने मिशन पर जाना होगा, वो लड़की के बाथरूम की खिड़की की चटखनी अंदर से खोल देगी। क्या वो ऐसा करेगी? औरंगजेब ने पूछा। शम्स ने कहा, उसने मुझे यकीन दिलाया है। अगर तुम कल रात इस मिशन पर रवाना होने वाले हो तो मुझे अभी बता दो। मैं सुबह उसे अपने जासूस के हाथ पैगाम भिजवा दूंगा। तुम्हें बाथरूम की खिड़की खुली मिलेगी। मैंने नक्शे को देखते हुए पूछा, यहाँ रात को फौजी गार्ड कहाँ कहाँ ड्यूटी पर होते हैं? शम्स ने कहा, मेरी तला के मुताबिक पहले सिर्फ एक फौजी सिपाही ब्रिगेडियर की कोठी के बाहर पहरा देता था, लेकिन अब उसके अलावा रात को भी और दिन के वक्त भी 2 मुसल्ला फौजी कोठी की दीवार के गिर्द गश्त लगाते रहते हैं। कमांडो औरंगजेब ने कहा, मैं इस इलाके से तो वाकिफ हूँ जहाँ ब्रिगेडियर की कोठी है, मगर मैंने ये कोठी कभी देखी नहीं। मैं चाहता हूँ दिन के वक्त उसे एक नजर दूर से ही देख लूं। शम्स बोला, मैं कोठी दिखाने नहीं जा सकता, ये कमांडो रहीम करेगा। वो सुबह किसी वक्त तुम्हें अपने साथ ले जाकर कोठी दिखा देगा। तुम बताओ, तुम्हारा प्रोग्राम क्या है? कमांडो औरंगजेब ने फैसला कुन अंदाज में कहा, हम कल रात अटैक करेंगे। कमांडो रहीम से कहो कि हमें दिन में किसी वक्त ब्रिगेडियर की कोठी दिखा दे। वो किस वक्त यहाँ आ सकता है? शम्स कहने लगा, ये इसका छोटा सा गोदाम है जहाँ वो ताबूत बनाकर रखता है। मैं उसे सुबह ही यहाँ भेज दूंगा। ठीक है, औरंगजेब बोला, और कल शाम तक हमें हमारी कमांडो एक्शन की दूसरी चीजें भी पहुँच जानी चाहिए, जिनमें क्लोरोफॉर्म की शीशी बहुत जरूरी है। शम्स बोला, ये ड्यूटी कमांडो रहीम की है। वो ये सारी चीजें शाम होने से पहले पहले यहाँ ले आएगा। रात को कमांडो रहीम वैगन के साथ अपने 2 मुजाहिद कमांडो साथियों के साथ भी डिग्गी वाले मोड़ पर मौजूद होगा। उसके बाद हमारी मीटिंग खत्म हो गई। शम्स ख्वाजा चला गया था। रात गए हम अपने मिशन की तफसीलात तय करते रहे। हमें इस मिशन के सिलसिले में काफी हद तक उस इलाके में मुकीम खुफिया कमांडो मुजाहिदों की कारकर्दगी पर भरोसा करना पड़ रहा था। मेरे इस्तफसार पर कि क्या ये लोग पूरी महारत से ये फर्ज अदा कर सकेंगे, कमांडो औरंगजेब ने कहा, ये लोग वादी में पूरी कमांडो ट्रेनिंग लेने के बाद आम कारीगरों और मजदूरों के भेस में यहाँ आकर काम कर रहे हैं। तुमको इनके बारे में तशवीश नहीं करनी चाहिए। ये ट्रेंड कमांडोज हैं। वो रात भी हमने ताबूतों की कोठरी या केबिन में ही बसर की। दूसरे दिन रहीम कमांडो सुबह सुबह पहुंच गया। गठे हुए जिस्म का सुर्खो सफेद कश्मीरी नौजवान था। हमसे मुसाफा किया तो मैंने उसकी गिरफ्त की सख्ती से मालूम कर लिया कि सख्त जान है। वो अपने साथ लकड़ी का एक संदूक सर पर उठा कर लाया था। कहने लगा, सर, इसमें कमांडो मिशन के लिए जिस साजो सामान की जरूरत है मौजूद है। हमने बक्स को खोल कर देखा। उसमें काले रंग की 2 जर्सियां थी जिनके साथ ऊनी नकाब लगे हुए थे। ये नकाब मुंह पर चढ़ाने के बाद सिर्फ आंखों और नाक की जगह के सुराख ही नजर आते थे। बाकी सारा चेहरा स्याह नकाब में छुपा रहता था। 2 ऑटोमेटिक छोटी स्टेन गन्नें थी। एक मैगजीन बेल्ट थी। स्टेन गन्नों की नालियों पर साइलेंसर चढ़े हुए थे। 2 स्याह रंग के जॉगर शूज थे। 8 हैंड ग्रेनेड्स और एक साइलेंसर वाला पिस्तौल भी उनके साथ था। हमने स्टेन गनों को चेक किया, पिस्तौल देखे। कमांडो औरंगजेब ने कहा, हमें हैंड ग्रेनेडों की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो पिस्तौल भी काम नहीं आएंगे, सिर्फ स्टेन गन ही काफी होगी, लेकिन इन्हें भी बेल्ट में लगा लेंगे, हो सकता है इनकी जरूरत पड़ जाए। फिर कमांडो औरंगजेब ने कमांडो रहीम से पूछा, कमांडो का जो असली निशान यानी ट्रेडमार्क होता है वो कहाँ है? कमांडो रहीम ने मुस्कुराते हुए बक्स में हाथ डालकर एक थैला निकालकर हमें दिया। उस थैले में 2 कमांडो चाकू थे। औरंगजेब ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कमांडो चाकुओं को बारी बारी चूम कर कहा, इंशाल्लाह हम अपने मिशन में कामयाब होंगे। फिर उसने क्लोरोफॉर्म के बारे में पूछा। कमांडो रहीम ने अपनी जेब में से रुमाल में लिपटी हुई एक छोटी सी शीशी निकाल कर कहा,
सर इसमें इतना क्लोरोफॉर्म है कि इससे ब्रिगेडियर श्याम प्रसाद मुखर्जी के सारे खानदान को बेहोश करने के बाद भी बच जाएगा। कमांडो औरंगजेब ने शीशी को मोमबत्ती की रोशनी में करके गौर से देखा, फिर उसे नाक से थोड़ी दूर रखकर थोड़ा सा सूंघा और नाक सुकेड़ कर बोला, बिल्कुल सही है। मैंने कमांडो रहीम से कहा, दोस्त हम आज रात अपने मिशन पर रवाना होंगे। तुम्हें अपने 2 कमांडो साथियों के हमराह डिग्गी वाली सड़क के मोड़ पर वैगन लेकर हर हालत में मौजूद रहना है। कमांडो रहीम बोला, सर आप हमें वहां मौजूद पाएंगे, लेकिन अगर वहां कोई नाखुशगवार इमरजेंसी पैदा हो गई और फायरिंग होने लगी और शोर मच गया तो हम वहां से फरार हो जाएंगे। फिर आपको अपने तौर पर वहां से निकलना होगा। इसकी वजह यह नहीं कि हम आपको अकेला छोड़कर भाग जाएंगे, इसकी वजह यह है कि अगर खुदा न खास्ता आपके साथ फौज ने हमें भी पकड़ लिया तो वो हमारे चेहरे देख लेंगे और इस तरह शिमले के इलाके में मुकीम आजादी कश्मीर के मकसद के लिए खुफिया काम करने वाले सारे मुजाहिदीन को एकदम रूपोश होना पड़ेगा और इससे हमारे दूरस मकासद को शदीद खतरा पैदा हो जाएगा और सारा काम रुक जाएगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? कमांडो औरंगजेब ने कहा, तुम्हें सिर्फ फायरिंग की आवाज पर वहां नहीं जाना होगा। हाँ, अगर शोर मच जाता है और ब्रिगेडियर के बंगले की तरफ से तुम्हें फौजी असलहे और मशीन गन्नों की फायरिंग सुनाई देती है तो तुम बेशक चले जाना, हम अपना बचाव करना जानते हैं। ओके सर, इस बक्स को मैं कोने में रख देता हूँ। अब आप दोनों में से कोई एक मेरे साथ चले ताकि मैं ब्रिगेडियर श्याम प्रसाद की कोठी दिखा दूं। कोठी के गिर्द दिन रात 2 फौजी गश्त लगाकर पहरे पर मौजूद रहते हैं। आपको कोठी दूर से देखनी होगी। कमांडो औरंगजेब ने कहा, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर उसने मेरी तरफ मुतवज्जे होकर कहा, तुम यहीं ठहरोगे? मैंने कहा, नो प्रॉब्लम। कमांडो औरंगजेब कमांडो रहीम के साथ चला गया। मैंने कोठरी का दरवाजा बंद करके अंदर से चटखनी चढ़ा दी। लकड़ी के खाली ताबूत पर बैठ गए। मोमबत्ती फर्श पर रखे पत्थर पर जल रही थी। अभी दिन के 8 भी नहीं बजे थे। बाहर धुंध फैली हुई थी और आसमान पर बादल छाए हुए थे। हो सकता था कि रात को बारिश शुरू हो जाए। बारिश हमारे कमांडो मिशन का रास्ता नहीं रोक सकती थी, बल्कि सर्दियों की बारिश कमांडो एक्शन के लिए मुफीद होती है। सर्दी और बारिश की वजह से रास्ता आम तौर पर साफ मिलता है और जहां भी मुमकिन था कि अगर रात को बारिश होने लगी तो इंडियन फौजी जो रात को ब्रिगेडियर की कोठी की दीवार के गिर्द चल फिर कर पहरे पर होते हैं, किसी जगह बारिश से बचने के लिए बैठ जाएं। इनकी ये मजबूरी हमारे हक में फायदेमंद साबित हो सकती थी। मैंने कोने में जाकर लकड़ी के बक्स को खोला और एक बार फिर स्टेन गन्नों को चेक किया। ये फौजी स्टेन गन्नें थी जो हमारे कश्मीरी मुजाहिदों ने किसी भारतीय फौजी कैनवॉय पर कामयाब अटैक करने के बाद उनसे छीनी थी। पिस्तौल भी जदीद किस्म के थे। मैंने उन्हें मोमबत्ती की रोशनी में लाकर गौर से देखा। उन पर दस्ते के पास 2 हर्फ इसराइली जबान में लिखे हुए थे। ये वो असलहा था जो मुसलमानों का अव्वल दुश्मन इसराइल भारत को कश्मीर में मुजाहिदों की आजादी की तहरीक को कुचलने की खातिर सप्लाई कर रहा था। ये पिस्तौल भी मिलिट्री के थे और इंडियन फौजियों से छीने हुए थे। मैंने मैगजीन की बेल्ट्स भी चेक की। ये काफी असलहा था। अगरचे मेरे ख्याल के मुताबिक हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली थी, हमारे लिए ये काफी था। कमांडो के पास उसका चाकू हो और वो पूरी तरह तरबियत याफ्ता हो तो वो मुआफिक हालात में पूरी पलटन का उस एक चाकू से सफाया कर सकता है। मैंने बक्स बंद किया और ताबूत के ऊपर लेटकर औरंगजेब का इंतजार करने लगा। कुछ देर के बाद बाहर छोटे पत्थरों पर किसी की कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं जल्दी से उठकर दरवाजे के पास गया। दुर्ज में से देखा औरंगजेब अकेला चला रहा था। मैंने दरवाजा खोल दिया। वो अंदर आकर बोला, कोठी की सारी लोकेशन देख आया हूँ। कोठी के इर्द गिर्द ऊंची दीवार है, 11-12 फुट होगी। दूर से देखी है ये दीवार प्रॉब्लम बन सकती है, मगर इसका भी इंतजाम कर लिया गया है। उसने जैकेट की जेब में से नायलॉन की बारीक मगर बड़ी मजबूत रस्सी निकाल कर मुझे दिखाई। मैंने उसे खींच कर देखा, बहुत मजबूत थी। उसमें 2-2 फुट के फासले पर गांठें लगी थी। कहने लगा, हम दीवार में रात को कील नहीं ठोक सकते, इससे आवाज पैदा होगी, गार्ड चौकन्नी हो जाएगी। इस रस्सी के जरिए हम दीवार फांद लेंगे। मैंने पूछा, कोठी के अकबी दीवार से उर्मिला के बेडरूम का गुस्ल खाना कितनी दूर होगा? औरंगजेब बैठ गया और रस्सी को जोड़कर तह करने लगा। बोला, 1 कनाल का आधा कर लो, ये कोई मसला नहीं होगा। एक बार हम कोठी के अंदर कूद गए तो फिर चाहे जितना फासला हो हम टारगेट पर पहुंच जाएंगे। मैंने कहा, हमें बेहोश लड़की को भी वापसी पर दीवार के ऊपर से दूसरी तरफ लाना होगा। सब हो जाएगा, बस तुम तैयार हो जाओ, आज रात हम अटैक करेंगे। हमारी यही कोशिश होगी कि हमारा मिशन कामयाब हो, आगे अल्लाह मालिक है। दोपहर के वक्त कमांडो रहीम हमारे लिए कुछ रोटियां और भुना हुआ गोश्त लेकर आया। उसने बताया कि कब्रिस्तान वाले तहखाने में चारपाई डालकर लड़की के लिए सोने का सारा इंतजाम कर दिया गया है। औरंगजेब बोला, अगर उसे नींद आ गई तो? कमांडो औरंगजेब ने वैगन के बारे में पूछा। वैगन के इंजन को अच्छी तरह चेक कर लेना, उसे सेल्फ स्टार्ट होना चाहिए। अगर ऐन मौके पर वो स्टार्ट ना हुई तो हम फंस जाएंगे। कमांडो रहीम ने कहा, सर मेरे दोनों कमांडो साथी सुबह से वैगन की सफाई में लगे हुए हैं। आपको ब्रिगेडियर मुखर्जी के बंगले से जो पहाड़ी उतराई डिग्गी वाली रास्ते पर आती है उसका रास्ता मालूम है? हाँ मालूम है। कुछ देर बैठने के बाद कमांडो रहीम ये कहकर चला गया कि वो रात 10 बजे के बाद ही वैगन समेत डिग्गी वाले मोड़ के दरख्तों में पहुंच जाएगा।
हमने थोड़ा बहुत खाना खाया और कमांडो बक्स खोलकर असलहा निकाला और उसकी सफाई में लग गए। दोपहर के 3 बज रहे थे। कमांडो औरंगजेब ने मुझे कहा, तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ, हमें कम से कम 2-2 घंटे आराम करना चाहिए। मैं एक ताबूत के ऊपर लेटकर सो गया। ठीक 2 घंटे के बाद उसने मुझे जगा दिया और खुद वहीं लेटकर सो गया। 2 घंटे बाद मैंने उसे जगा दिया। हम थोड़ी देर के लिए ताबूतों वाली कोठरी से बाहर निकल आए। रात का पहला पहर शुरू हो गया था। दरख्तों पर अंधेरा छा रहा था, आसमान पर बादल झुके हुए थे। हम अखरोट के एक बहुत बड़े दरख्त के पीछे खड़े थे। कमांडो औरंगजेब कहने लगा, सर्दी बढ़ गई है, अगर रात को बारिश होने लगे तो हमें टारगेट मारने में आसानी होगी। बारिश और सर्दी में गश्त लगाने वाले इंडियन फौजी गाफिल हो सकते हैं। कुछ देर तक हम खुली फजा में अखरोट के दरख्त के नीचे बैठे आहिस्ता आहिस्ता बातें करते रहे। कमांडो औरंगजेब ने कहा, अगर वहाँ मामला उलट गया और हम में से कोई दुश्मन की फायरिंग से मर गया तो हमें लाश को नहीं उठाना होगा, बल्कि वहीं छोड़कर अपने मिशन को कामयाब बनाने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि किसी भी किस्म की ताखीर मुसीबत का बायस बन सकती है। हमें रात के ठीक 11 बजे ताबूतों वाले केबिन से अपने मिशन पर रवाना होना था। 10 बजे हम केबिन में बैठे असलहा वगैरह की आखिरी चेकिंग कर रहे थे। पूरे 10:30 बजे हमने अपने कमांडो ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कर दी। सबसे पहले हमने अपनी घड़ियां मिलाई, उसके बाद काले जॉगर शूज पहने, जैकेटें उतार कर नीचे काली जर्सियां पहनी, ऊपर दोबारा जैकेटें पहनकर उनकी जिप गर्दन तक लगा लिए। जर्सियों के हुड आधे सरों पर इस तरह ओढ़ लिए कि हमारे सिर्फ चेहरे नजर आ रहे थे। कमांडो चाकू अपनी अपनी बेल्ट में लगा लिए। ऑटोमेटिक पिस्तौलों के साइलेंसर खोलकर दोबारा फिट किए। छोटी खुदकार स्टेन गन्ने स्लिंगों के साथ कमर के पीछे कर ली। कमांडो औरंगजेब कहने लगा, स्टेन गन का इस्तेमाल हम इंतहाई जरूरत के वक्त करेंगे। कमांडो चाकू को तरजीह देंगे, उसके बाद मौका देखकर पिस्तौल का इस्तेमाल करेंगे। हमने 2-2 हैंड ग्रेनेड अपनी जैकेटों की जेबों में रख लिए थे। क्लोरोफॉर्म की छोटी शीशी और रुमाल औरंगजेब ने अपने पास ही रखा। दीवार फलांगने वाले नायलॉन की बारीक रस्सी भी उसके पास थी। जब हम पूरी तरह कमांडो बन गए तो औरंगजेब ने मोमबत्ती की रोशनी में अपनी कलाई की घड़ी देखकर मुझसे कहा, अपनी घड़ी का वक्त बोलो। मैंने अपनी घड़ी देखकर कहा, 10:20 हुए हैं। उसने कहा, चेक, ठीक है। वो दरवाजे के पास गया। उसने चटखनी हटाकर दरवाजे को खोला और बाहर झांक कर देखा। पिस्तौल उसने दोनों हाथों में थाम रखा था और दोनों हाथ ऊपर को उठाए हुए थे। वो गर्दन दरवाजे से बाहर निकाले देख रहा था और कुछ सुनने की कोशिश कर रहा था। फिर मेरी तरफ देखकर बोला, ओके, बक्स कोने में छुपा दो और मोमबत्ती बुझा कर आ जाओ। मैंने कमांडो के सामान वाला बक्स कोने में ले जाकर रख दिया। वो बिल्कुल खाली था। मोमबत्ती फूंक मारकर बुझाई तो कोठरी में अंधेरा छा गया। अंधेरा छाते ही दरवाजे के बाहर अबर आलूद रात की फीकी फीकी धुंधली सी रोशनी में मुझे कमांडो औरंगजेब दरवाजे के पास खड़ा नजर आया। मैंने भी ऑटोमेटिक पिस्तौल अपने दोनों हाथों में इस तरह मजबूती से पकड़ रखा था जैसे बाहर दुश्मन घात लगाए बैठा हो और हमें उसके दरमियान से छुप कर गुजरना हो। कमांडो एक्शन जब शुरू होता है तो एक तरबियत याफ्ता कमांडो यही समझता है कि उसे दुश्मनों के दरमियान इस तरह गुजरना है कि किसी को कानो कान खबर ना हो। बाहर आते ही औरंगजेब ने दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया। सरगोशी में बोला, मेरे पीछे पीछे आओ। हमने पिस्तौल जैकेट की जेब में डाल लिए थे। केबिन से निकलते ही औरंगजेब पीछे नशेब की उतराई उतरने लगा। मैं उसके पीछे था। नशेब खत्म होने के साथ ही हम दूसरी तरफ वाली चढ़ाई चढ़कर दरख्तों में से गुजरने लगे। मैंने पीछे गर्दन घुमाकर देखा। पीछे पहाड़ियों के ऊपर और नशेब में शिमले की इमारतों की रोशनियां झिलमिला रही थी। हम दरख्तों में काफी दूर तक इधर उधर दौड़ते चले गए। औरंगजेब शॉर्टकट रास्ते से ब्रिगेडियर श्याम प्रसाद की कोठी की तरफ जा रहा था। वो इन रास्तों से अच्छी तरह वाकिफ था। 15-20 मिनट तक पहाड़ी पगडंडियों पर चलते रहने के बाद हम एक ऊंची जगह पर आकर रुक गए। कमांडो औरंगजेब ने कहा, वो कोने वाली कोठी ब्रिगेडियर मुखर्जी की है। नीचे ढलान थी। आगे कुछ फासले पर एक कोठी में कहीं कहीं रोशनी नजर आ रही थी। औरंगजेब ने एक रोशनी की तरफ इशारा करके कहा, ये कोठी के गेट की बत्ती है। वहाँ फौजी गार्ड्स हर वक्त मौजूद होते हैं। तुम्हें कोठी की दीवार नजर आ रही है? मैंने कहा, हाँ, मैं देख रहा हूँ। कोठी की दीवार कहीं कहीं दरख्तों में छुपी हुई थी। दीवार पर कहीं कहीं खंभों के साथ बिजली के बल्ब जल रहे थे। कमांडो औरंगजेब कहने लगा, हम इस वक्त कोठी के पिछले हिस्से की तरफ खड़े हैं। वो रोशनदान की रोशनी उर्मिला मुखर्जी के बाथरूम के बल्ब की है। हम उस तरफ से दीवार फांद कर अंदर जाएंगे जहाँ थोड़े थोड़े फासले पर 2 दरख्त हैं। उनकी शाखें दीवार के ऊपर झुकी हुई हैं। ब्रिगेडियर ने सिक्योरिटी के पेश नजर उन्हें कटवा दिया है। हम दरख्तों के करीब से दीवार फांदेंगे। ओके? मैंने कहा, ओके। हम ढलान उतर गए। 30-40 कदमों के फासले पर सामने ब्रिगेडियर की कोठी की दीवार शुरू हो जाती थी। हम एक जगह झाड़ियों में बैठ गए। औरंगजेब बोला, गार्ड ड्यूटी के फौजियों को खत्म करना होगा। इनकी मौजूदगी में हमारा मिशन कामयाब नहीं हो सकता। मैंने आहिस्ता से कहा, ये फौजी पूरी दीवार के गिर्द चलकर पहरा देते हैं। अगर हमने इन्हें खत्म कर दिया तो गेट पर मौजूद गार्ड को शक पड़ सकता है कि दोनों फौजी अभी तक चक्कर पूरा करने के बाद वापस क्यों नहीं आए। कमांडो औरंगजेब ने आहिस्ता से कहा, मैंने कमांडो रहीम से सारी मालूमात हासिल कर ली थी। ये दोनों फौजी डोगरा हैं। ये पूरी दीवार का चक्कर नहीं लगाते। वो सिर्फ दीवार के इस तरफ निस्फ दायरे में गश्त लगाते हैं। दीवार के दूसरे निस्फ हिस्से को गेट की पोस्ट पर जो फौजी है वो चेक करते हैं। इस तरह हम दोनों फौजियों को खत्म कर देंगे तो गेट की पोस्ट पर फौजियों को उनके अंजाम की सुबह तक खबर ना होगी।
औरंगजेब ने आहिस्ता से श कहकर मुझे आगे से न बोलने की हिदायत की और धीमी सरगोशी में बोला, गार्ड्स आ रहे हैं। हमें दीवार जहां खम खाती थी उधर से अंधेरे से दो इंसानी साए निकलकर दीवार के साथ साथ आते दिखाई दिए। वो बड़ी बेतकल्लुफी से चले आ रहे थे। इनमें से एक सिपाही सिगरेट पी रहा था। अंधेरे में उसने सिगरेट का कश लगाया तो सिगरेट नुक्ते की तरह रोशन हो गया। हम घात में बैठे बड़े गौर से उन्हें देख रहे थे। हमने जर्सी के स्याह नकाब अपने चेहरे पर खींच लिए थे। अब सिर्फ हमारी आंखें और नाक ही करीब से देखे जा सकते थे। दोनों फौजी दीवार के करीब से आहिस्ता आहिस्ता गुजर गए। वो बातें भी कर रहे थे। उनकी बातों की हल्की हल्की आवाज हमें आई थी। जरा आगे दीवार पर एक बल्ब रोशन था। वो उसकी रोशनी में से गुजरे तो हमें उनके कंधों से लटकी हुई स्टेन गन्ने नजर आई। जब वो दीवार के खम के साथ आगे निकल गए जहां वो अंधेरे में गुम हो गए तो कमांडो औरंगजेब ने आहिस्ता से कहा, इन दोनों को खत्म करना जरूरी है। इस वक्त तो ये हमें नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन वापसी पर जब हम बेहोश लड़की को उठाकर दीवार की दूसरी तरफ होंगे तो हमें कुछ मालूम नहीं होगा कि ये दीवार के पीछे से गुजर रहे हैं या नहीं। तब ये दोनों हमारे लिए मुसीबत बन सकते हैं। मेरे साथ आओ। हम झाड़ियां और ऊंची घास वाली ढलान तेजी से उतरकर कोठी की दीवार से चंद कदमों के फासले पर एक दरख्त के पीछे घात लगाकर बैठ गए। हमने अपने अपने कमांडो चाकू निकालकर अपने हाथों में मजबूती से पकड़ रखे थे। कमांडो औरंगजेब ने मेरे कान में सरगोशी की, तुम सामने दीवार के नीचे वाली झाड़ी में जाकर छुप जाओ। तुम अपनी तरफ वाले डोगरे को खत्म करोगे, मैं इस तरफ वाले को खत्म करूंगा। खबरदार, वार गर्दन पर करना होगा। पहला वार ही कारी होना चाहिए। उसकी हल्की सी आवाज भी न निकले। मैंने औरंगजेब को कोई जवाब न दिया और अंधेरे में झुककर दौड़ता हुआ सामने दीवार के करीब वाली झाड़ियों में घुसकर पंजों के बल बैठ गया। रात खामोश थी। किसी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मुझे मालूम था कि हमें एक वक्त पर बिजली की तरह दोनों फौजियों पर अटैक करना होगा। ये बड़ी महारत का काम था। सबसे पहले मुझे उस तरफ से बातें करने और किसी के आहिस्ता से हंसने की आवाज आई जिस तरफ दोनों डोगरे फौजी गए थे। वो आगे जाकर दीवार की गश्त का निस्फ दायरा मुकम्मल करने के बाद वापस आ रहे थे। इधर दीवार पर कुछ दूर बल्ब रोशन था। दोनों फौजी रोशनी में आ गए। वो एक दूसरे से बातें करते आहिस्ता आहिस्ता बड़ी बेफिक्री से चले आ रहे थे। उनके दरमियान बमुश्किल आधे गज का फासला था। दीवार वाली रोशनी से निकलकर वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी जानिब अंधेरे में आते जा रहे थे। मैंने अपनी तरफ वाले फौजी को अपनी रेंज में ले लिया और मुझे मालूम था कि किस वक्त और किस जाविये से मुझे उस पर अटैक करना है। इसी तरह यकीनन कमांडो औरंगजेब ने भी अपने वाले फौजी को शिस्त में ले लिया था। ये बड़ी नाजुक घड़ी थी। ये वक्त एक तजर्बाकार कमांडो की सारी तरबियत और सारे तजर्बे का इम्तिहान का वक्त होता है। जरा सी कमजोरी या भूल चूक उसे न सिर्फ अपने अहम मिशन की नाकामी बल्कि मौत से हमकिनार करा सकती है। इसलिए मेरी हालत ये थी कि मुझे सिवाय अपनी तरफ वाले डोगरे फौजी की गर्दन के और कुछ नजर नहीं आ रहा था। ये गर्दन मुझे अंधेरे में भी नजर आ रही थी। गर्दन अंधेरे में मेरे करीब आती जा रही थी। जब वो उस झाड़ी के करीब आई जहां मैं पंजों के बल बिल्कुल तैयार बैठा था, मुझे मालूम था कि जिस वक्त मैं हमला आवर हूंगा उस वक्त कमांडो औरंगजेब का बड़ा चाकू दूसरे फौजी की गर्दन में उतर चुका होगा। दोनों फौजी एक दूसरे से हंसी मजाक की बातें कर रहे थे। जब मैं झाड़ी के करीब से गुजरते हुए एक कदम आगे को निकला तो मैंने चीते की तरह अपने वाले फौजी पर छलांग लगा दी। छलांग लगाना और बड़े कमांडो चाकू का पूरा फल डोगरे फौजी की गर्दन में उतारना, ये दो अमल, दो फेल नहीं थे, ये एक ही अमल था। जब मैंने नीचे गिरे हुए फौजी की गर्दन से चाकू खींचकर बाहर निकाला तो देखा कि कमांडो औरंगजेब दूसरे फौजी के ऊपर बैठा उसकी जैकेट से अपने चाकू पर लगे हुए खून को साफ कर रहा था। उसने अंधेरे में मुझे इशारा किया। हमने दोनों फौजियों की लाशों को टांगों से पकड़ा और उन्हें घसीटते हुए ऊपर झाड़ियों के पीछे डाल दिया। कमांडो औरंगजेब ने जेब से नायलॉन की रस्सी निकालकर हाथ में पकड़ ली थी। वो मुझे इशारा देकर दौड़कर दीवार के पास आ गया। उसने मुझे दीवार के साथ बैठने का इशारा किया। सारा प्रोग्राम, सारा अमल, सारा एक्शन पहले से तयशुदा था। मैं दीवार के साथ लगकर बैठ गया। औरंगजेब मेरे कंधे पर चढ़ गया। मैं आहिस्ता से उठ खड़ा हुआ। कमांडो औरंगजेब दीवार के ऊपर चढ़ गया था। उसने नायलॉन की रस्सी दीवार पर इस तरह डाल दी कि वो आधी मेरी जानिब और आधी दीवार की दूसरी जानिब लटकने लगी। मैंने अपनी तरफ वाली रस्सी का सिरा मजबूती से पकड़ लिया। कमांडो औरंगजेब रस्सी को पकड़कर दीवार की दूसरी तरफ उतर गया। दूसरी तरफ जाते ही उसने रस्सी को हल्का सा झटका दिया। अब उसने दूसरी तरफ से रस्सी को पकड़ रखा था। मैं रस्सी की मदद से दीवार के ऊपर आया और दूसरी तरफ कूद गया। रस्सी को हमने इसी तरह दीवार पर ही रहने दिया। हम अंधेरे में दीवार के बिल्कुल साथ लग गए। कमांडो चाकू हमारे हाथ में थे। उस वक्त हम आपस में कोई बात नहीं कर सकते थे। सारी बातें इशारों में हो रही थी। औरंगजेब ने सामने कुछ फासले पर कोठी के एक कमरे के रोशनदान की रोशनी की तरफ इशारा किया। ये ब्रिगेडियर श्याम प्रसाद मुखर्जी की बेटी उर्मिला मुखर्जी के बेडरूम के गुस्ल खाने की रोशनी थी। हम झुककर जितनी तेज दौड़ सकते थे दौड़कर उस रोशनी के नीचे आते ही बैठ गए। औरंगजेब ने उंगली से ऊपर की तरफ इशारा किया। वो उर्मिला के बाथरूम की खिड़की की तरफ इशारा कर रहा था, जिसके बारे में कमांडो रहीम ने हमें यकीन दिलाया था कि उनकी खास नौकरानी रात को जाते वक्त इस खिड़की की चटखनी अंदर से खोल जाएगी। ये बड़ी नाजुक और सस्पेंस की घड़ी थी।
خدا نخواستہ اگر نوکرانی چٹخنی کھولنا بھول گئی ہو تو پھر ہمیں اپنی ساری حکمت عملی کو بدل کر کسی دوسرے فوری منصوبے پر عمل کرنا تھا جو اس قسم کے حالات میں سازگار بھی ہو سکتا تھا اور انتہائی خطرناک نتائج کا حامل بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے ہاتھ کا ہلکا سا دباؤ کھڑکی کے ایک پٹ پر ڈالا۔ کھڑکی کا پٹ ہلکی سی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ اس آواز پر اورنگزیب نے میری طرف دیکھا اور میں نے اس کی طرف۔ ہم 3 سیکنڈ تک ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر اورنگزیب نے اشارہ کیا اور وہ کھڑکی میں سے باتھ روم میں گھس گیا۔ اس کے ساتھ ہی میں بھی کھڑکی کے راستے باتھ روم میں گھس گیا۔ یہ بڑا ماڈرن قسم کا غسل خانہ تھا۔ ہینگروں پر رنگین تولیے لٹک رہے تھے۔ ایک شیشے کی الماری میں زنانہ لباس اور ساڑیاں لٹکی ہوئی تھیں۔ سنک کے اوپر بیزوی آئینہ لگا ہوا تھا۔ میں نے یہ سب کچھ سرسری نظر سے دیکھا۔ اس دوران کمانڈو اورنگزیب باتھ روم کے دروازے کے پاس جا کر اس کی گول ہتھی کو بڑے آرام سے گھما رہا تھا۔ دروازہ بے آواز تھا۔ دروازے کا ایک ہی پٹ تھا۔ اورنگزیب نے غسل خانے کی بتی کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سوئچ آف کر دیا۔ باتھ روم میں اندھیرا چھا گیا۔ اس کے ساتھ ہی کمانڈو اورنگزیب نے آہستہ سے دروازہ کھولا تو بیڈ روم کی روشنی کی لکیر اندر آنے لگی۔ تھوڑے سے کھلے دروازے میں سے اورنگزیب نے دوسری طرف ایک نگاہ ڈالی، پھر پیچھے ہٹ کر مجھے اشارہ کیا۔ میں نے آگے ہو کر دروازے کی لمبی درز میں سے جھانک کر دیکھا۔ ایک بڑے قیمتی ساز و سامان سے سجا ہوا بیڈ تھا۔ پلنگ پر ایک لڑکی نے اپنے سیاہ بالوں کو ریشمی تکیوں پر پیچھے کی طرف ڈالے گہری نیند سو رہی تھی۔ قریب ہی تپائی پر ٹیبل لیمپ جل رہا تھا۔ 2-4 کتابیں اور پلیٹ میں ایک شیشے کا خالی گلاس پڑا تھا۔ ہم نے بیڈ روم میں جا کر جو کچھ کرنا تھا وہ سب کچھ پہلے سے آپس میں طے کر رکھا تھا۔ کمانڈو اورنگزیب نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے ذرا سا پیچھے کیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے سیدھے ہاتھ میں کلوروفارم کی شیشی اور رومال تھا۔ اس نے شیشی میں سے کلوروفارم کے 10-12 قطرے رومال میں ڈال کر اسے بھگو کر اپنے ہاتھ کی مٹھی میں تھام کر شیشی جیب میں رکھی اور میرے کان کے پاس منہ لا کر سرگوشی میں کہا، ایکشن صرف 10 سیکنڈ کا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور دروازے سے پیچھے ہٹ گیا۔ سب سے پہلے کمانڈو اورنگزیب بیڈ روم میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ ہی میں اندر چلا آیا۔ دروازہ بے آواز تھا۔ میں نے پروگرام کے مطابق دروازے کو آدھے سے زیادہ کھول دیا تھا۔ ہم دونوں دبے پاؤں اس طرح بریگیڈیئر شام پرساد کی بیٹی ارملا مکھرجی کے پلنگ کی طرف بڑھ رہے تھے جیسے نائگرا فال کے اوپر لوہے کا تار تنا ہوا ہو اور ہم اس کے اوپر چل رہے ہوں۔ ارملا کا جسم گردن تک زرد اور سبز دھاریوں والے ریشمی کمبل میں چھپا ہوا تھا۔ کمرے کی فضا گرم تھی۔ لگتا تھا کہ بیڈ روم میں کافی دیر تک بجلی کا ہیٹر چلتا رہا ہے جو سونے سے پہلے آف کر دیا گیا ہے۔ ہم اوپر سے ہو کر ارملا کے پلنگ کے سرہانے کی جانب آ گئے۔ سانولے رنگ کی بنگالی لڑکی ارملا بے فکر سو رہی تھی۔ کمانڈو اورنگزیب نے اپنا کلوروفارم والا ہاتھ ذرا سا اوپر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ میں نے آنن فانن لڑکی کو گردن پر سے اس طرح دبوچ لیا کہ میرا ایک ہاتھ اس کی گردن پر اور دوسرا ہاتھ اس کے منہ پر تھا۔ وہ ہڑبڑا کر جاگ پڑی تھی۔ اس نے ایک چیخ ضرور ماری تھی جو اس کے حلق کے اندر رہی تھی۔ میں نے اس چیخ کی لرزش اور سنسناہٹ اپنے ہاتھوں میں محسوس کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی کمانڈو اورنگزیب نے کلوروفارم کے رومال والا ہاتھ ارملا کے ناک پر رکھ دیا تھا۔ میں نے ارملا کے منہ پر رکھے ہوئے ہاتھ کا دباؤ تھوڑا سا کم کر دیا۔ ارملا نے تڑپ کر 2-3 سانسیں لی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ہمیں دیکھ رہی تھی اور اس کے بعد اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو گئیں۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں نے جلدی سے جیب میں سے اسکاچ ٹیپ نکال کر ارملا کے منہ پر چسپاں کر دی۔ یہ اسکاچ ٹیپ کافی چوڑی اور مضبوط تھی اور ارملا ہوش میں آنے کے بعد بھی منہ سے کوئی آواز نہیں نکال سکتی تھی۔ ہم نے اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کر کے اس کی کلائیاں ریشمی رومال سے اچھی طرح باندھ دی۔ اس کے ساتھ ہی کمانڈو اورنگزیب نے بے ہوش لڑکی کو اپنے کاندھے پر ڈالا اور ہم تیز تیز قدم اٹھاتے باتھ روم میں آ گئے۔ میں باتھ روم کی کھڑکی سے باہر کود گیا۔ کمانڈو اورنگزیب نے بے ہوش ارملا کو کھڑکی سے باہر میرے حوالے کیا اور خود بھی کھڑکی میں سے باہر آ گیا۔ ارملا بڑی نازک اندام دبلی پتلی سی بنگالی لڑکی تھی۔ اس کا کوئی خاص وزن نہیں تھا۔ میں نے اسے اپنے کندھے پر ڈال رکھا تھا۔ کمانڈو اورنگزیب جھک کر کوٹھی کی دیوار کی طرف دوڑ گیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے جتنی تیز چل سکتا تھا چلتا ہوا دیوار کے نیچے آ گیا۔ کمانڈو اورنگزیب نے مجھے خاص اشارہ کیا۔ میں نے بے ہوش لڑکی کو وہیں دیوار کے ساتھ گھاس پر ڈال دیا۔ دیوار پر لگی ہوئی رسی کا ایک سرا اورنگزیب کے ہاتھ میں تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں اس کے کاندھوں پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ اورنگزیب اٹھ کھڑا ہوا۔ میں دیوار کے اوپر پہنچتے ہی لیٹ گیا اور اندھیرے میں چہرہ اٹھا کر دوسری طرف کا جائزہ لیا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں دیوار کی دوسری جانب اتر گیا۔ اس دوران اورنگزیب نے رسی کو پکڑے رکھا۔ اب میں نے رسی کو مضبوطی سے اپنی کمر کے گرد لپیٹ کر اس طرح پکڑ لیا جس طرح رسا کشی کے مقابلے میں سب سے آخری والا پہلوان رسے کو اپنے جسم کے گرد لپیٹ لیتا ہے۔ دوسری طرف سے رسی کا تناؤ کافی تھا۔ کمانڈو اورنگزیب بے ہوش لڑکی کو کاندھے پر ڈالے رسی کی گانٹھوں کو پکڑ کر دیوار کے ساتھ پاؤں ٹکا ٹکا کر آہستہ آہستہ اوپر چڑھ رہا تھا۔ اس کا اندازہ میں نے رسی کے تناؤ سے لگا لیا تھا۔ اورنگزیب جب بے ہوش لڑکی ارملا کو لے کر دیوار کے اوپر آیا تو سب سے پہلے ارملا کے دونوں بازو اور سر دیوار کے اوپر نمودار ہوئے۔ اس کے بعد وہ خود دیوار پر چڑھا اور اس نے مجھے اشارہ کیا۔ میں نے رسی چھوڑ دی اور دیوار کے ساتھ اس طرح کھڑا ہو گیا کہ میری پشت دیوار کے ساتھ لگی تھی۔ کمانڈو اورنگزیب نے اوپر سے بے ہوش لڑکی کو نیچے لٹکایا۔ لڑکی بالکل اسی طرح اوپر سے میرے سامنے آ گئی جیسے ہوا میں معلق ہو۔ میں نے اسے کمر سے پکڑا اور زمین پر لٹا دیا۔ میں دوبارہ دیوار کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اب میرا منہ دیوار کی طرف تھا۔
कमांडो औरंगजेब मेरे कांधों पर पांव रखकर नीचे कूद गया। ये सारा काम बमुश्किल 15 सेकंड में हो गया था। औरंगजेब ने रस्सी दीवार के ऊपर से खींचकर जैकेट की जेब में डाली, बेहोश लड़की को बाजुओं से पकड़कर अपनी गर्दन के गिर्द डाला और फिर एक हल्के से झटके से उठाकर अपने कंधे पर डाल दिया। हम तेजी से ऊपर झाड़ियों और दरख्तों की तरफ दौड़ पड़े। थोड़ी सी चढ़ाई थी, आगे हमवार जगह थी। कमांडो औरंगजेब आगे आगे था, मैं उसके साथ साथ था। हम रात के अंधेरे में झाड़ियों और दरख्तों के दरमियान से जिस कदर तेजी से गुजर सकते थे गुजर रहे थे। आगे एक छोटी सी घाटी आ गई। औरंगजेब घाटी में उतर गया। इस घाटी में बड़े बड़े पत्थर पड़े थे। कमांडो औरंगजेब ने बेहोश लड़की को एक बड़े पत्थर पर लिटा दिया। अंधेरे में उसकी शक्ल के नक्श धुंधले नजर आ रहे थे। वो बेहोश थी। कमांडो औरंगजेब का सांस फूल रहा था। कहने लगा, हम ऊपर वाले टीले से होकर दूसरी तरफ जाएंगे, अभी हमारा मिशन मुकम्मल नहीं हुआ। मैंने आहिस्ता से कहा, लड़की को मैं उठाऊंगा, और मैंने उसी तरह लड़की को बाजू से पकड़कर उसके बाजू को अपनी गर्दन में डाला और फिर कांधे पर डाल दिया। सामने वाली पहाड़ी ज्यादा दूर नहीं थी। एक पथरीली पगडंडी पहाड़ी के पहलू से होकर दूसरी तरफ जा रही थी। हम उस पर चलते गए। लड़की का वजन ज्यादा नहीं था, फिर भी ये पहाड़ी इलाका था। पहाड़ी इलाके में कहीं चढ़ाई आ जाती है और कहीं उतराई आ जाती है। आदमी ने वजन उठाया हुआ हो तो पहाड़ों की उतराई पर भी वजन ज्यादा महसूस होता है। हम चलते गए। कमांडो औरंगजेब मुझसे 3 कदम आगे चल रहा था। पहाड़ी की दूसरी तरफ आकर उसने 2 कदम दाएं जानिब हटकर नीचे देखा। बोला, दरख्तों के नीचे मुझे वैगन की छत नजर आ रही है। कमांडो रहीम अपने साथियों की हमरा डिग्गी के मोड़ पर मौजूद है, आ जाओ। हम नीचे उतरने लगे। मैंने अपना पहलू बदलने की खातिर बेहोश लड़की को दूसरे कंधे पर डाल लिया था। नीचे अंधेरे में एक थोड़ा सा चौड़ा रास्ता था, जिसके सामने वाले किनारे पर दरख्तों के नीचे एक वैगन खड़ी थी। हमें देखते ही 3 आदमी वैगन के करीब से निकलकर हमारी तरफ आए। सिर्फ कमांडो रहीम ने अपने चेहरे से नकाब हटाया हुआ था। बाकी दोनों कमांडोज के चेहरे नकाब में छुपे हुए थे। वो हमें अपने चेहरे नहीं दिखाना चाहते थे। उन्होंने फौरन बेहोश लड़की को मुझसे लिया और कमांडो औरंगजेब से धीमी आवाज में कहा, वैगन में आ जाएं सर। तीनों कमांडो बेहोश लड़की को लेकर वैगन के अकबी हिस्से से अंदर चले गए। औरंगजेब ने मुझसे कहा, कमांडर रहीम खुद गाड़ी ड्राइव करेगा, तुम उसके साथ वाली सीट पर बैठोगे। मैं लड़की के पास वैगन के अंदर रहूंगा। गो। मैं तेजी से वैगन की तरफ गया और उसकी अगली सीट का दरवाजा खोलकर बैठ गया। खिड़की बंद कर ली। दूसरे लम्हे कमांडर रहीम दौड़ कर आया और ड्राइविंग सीट पर बैठते ही उसने सेल्फ लगाकर इंजन स्टार्ट किया और दूसरे लम्हे गाड़ी पहाड़ी कच्चे रास्ते पर तेजी से नीचे की तरफ जा रही थी। गाड़ी की हेडलाइट्स बुझी हुई थी। कमांडो रहीम चूंकि इस इलाके से वाकिफ था, इसलिए वो बेखौफी से गाड़ी भगाए ले जा रहा था। गाड़ी कच्चे रास्ते के संगरेजों को गोलियों की तरह इधर उधर उड़ा रही थी। हमारी एक जानिब टीले की झाड़ियां रात के अंधेरे में ऊपर तक चली गई थीं और दूसरी जानिब नशेब में कोई घाटी थी। गाड़ी 2-3 टीलों का चक्कर काटने के बाद एक खुली जगह पर आकर रुक गई। कमांडो रहीम ने खिड़की खोलते हुए कहा, सर यहाँ उतरेंगे। मैं भी उसके साथ ही नीचे उतर आया। गाड़ी का पिछला दरवाजा खुल गया। कमांडो औरंगजेब ने एक और नकाब पोश कमांडो से मिलकर लड़की को बाहर निकाला। औरंगजेब ने लड़की को अपने कंधे पर डाल लिया। वो अभी तक बेहोश थी। सिर्फ मैंने कमांडो रहीम और कमांडो औरंगजेब ने अपने अपने स्याह नकाब उठा रखे थे। बाकी दोनों कमांडोज ने अपने चेहरे नकाब में छुपाए हुए थे। ये राजदारी थी जिससे काम लेना जरूरी था। कमांडो रहीम इस दौरान दौड़कर एक चट्टान की तरफ गया। वापस आया तो उसके साथ 2 खच्चर थे। औरंगजेब ने लड़की को एक खच्चर के ऊपर डाला और खुद भी उस पर बैठ गया। उसने मुझे इशारा किया कि दूसरे खच्चर पर बैठ जाओ। कमांडो रहीम बोला, सर आप हाइड आउट पर जाएं, हम गाड़ी छोड़कर आते हैं। हम खच्चरों को लेकर आगे चल पड़े। अब हम कच्चे रास्ते से हट कर जा रहे थे। मेरा खच्चर कमांडो औरंगजेब के खच्चर के पीछे था। पहाड़ी रास्ता ऊंचा नीचा गैर हमवार था। यहाँ कोई पगडंडी वगैरह भी नहीं थी। हम दरख्तों झाड़ियों में खुद ही रास्ता बनाते चले जा रहे थे। कमांडो औरंगजेब को मालूम होता था कि उसे कहाँ जाना है। उस वक्त आसमान पर छाए हुए बादलों में थोड़ी सी बिजली चमकी। दूर से आती बादलों की हल्की हल्की गरज सुनाई दी और फिर मेरा खच्चर जिन दरख्तों के नीचे चल रहा था, उन दरख्तों की शाखों और पत्तों पर मुझे बारिश की बूंदे गिरने की आवाज सुनाई दी। बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। खच्चर पर बैठने से पहले औरंगजेब ने बेहोश लड़की की कलाइयों को फिर से रेशमी रुमाल से बांध दिया था। ये रुमाल उसने लड़की के बेडरूम से निकलते हुए उसकी कलाइयों पर बांधा था। सिर्फ दीवार से उसे नीचे लाते वक्त उसने रुमाल खोल दिया और जब हम उसे दीवार से उतार चुके थे तो लड़की की कलाइयां उसी रुमाल से दोबारा बांधी गई थीं। सिर्फ इस ख्याल के पेश नजर कि अगर लड़की को रास्ते में होश आ जाए तो वो हाथ पांव चलाएगी और हमें उसे संभालने में मजीद वक्त लग जाएगा, और वक्त का 1 सेकंड भी हम जाया करने की पोजीशन में नहीं थे। मुझे कुछ मालूम नहीं कि कमांडो औरंगजेब किन किन पहाड़ी रास्तों पर से होता हुआ आखिर एक खुली जगह पर आ गया। मुझे अंधेरे में एक ऊंचा सा गिरजे की तर्ज का दरवाजा दिखाई दिया। कमांडो औरंगजेब दरवाजे के अंदर जाने की बजाय उसकी दीवार के साथ हो गया। मैं खच्चर जरा तेज चलाकर उसके पहलू में आ गया। उस वक्त बूंदाबांदी बराबर जारी थी। लड़की कमांडो औरंगजेब के आगे इस तरह औंधी पड़ी थी कि उसके बाजू और सर खच्चर के एक जानिब और टांगे दूसरी जानिब लटक रही थीं। औरंगजेब कहने लगा, क्लोरोफॉर्म की डोज शायद ज्यादा हो गई है, अभी तक ये होश में नहीं आई। मैंने पूछा, ये दरवाजा किस जगह का था?
औरंगजेब ने कहा, ये गोरों का पुराना कब्रिस्तान है, हम कब्रिस्तान की दीवार के साथ चल रहे हैं।